हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और देखिए काफ़ी दिनों से मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने यही सोच के ये वीडियो तैयार किया है कि आखिर हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए और जैसे कि मैं किया करता था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब आज जो हम इसमें चैप्टर लेने वाले हैं वो हमारा एनसीईआरटी की जो किताब है 11th की, उसका जो 16 नंबर चैप्टर है, मतलब कि पाचन एंड अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हम शुरू करेंगे। तो देखिए, जो भोजन जो होता है ना, वो सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम सबको पता है कि अगर हमारे पास भोजन नहीं होगा, फूड नहीं होगा, तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे बात जो ध्यान देने वाली है कि हमें पता होना चाहिए कि सजीव जो होता है, सजीवों को, जो सजीव की जो इंग्लिश होती है वो होती है लिविंग। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए इंग्लिश में क्या है। देखिए, हाँ, और हमारे भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हमारा जो आप जो खाना खाते हो उसमें क्या मेन चीजें होती हैं। तो एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है वसा। तो ये तीन चीज बेसिकली होती हैं। इसके बाद क्या होता है, अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों जो होते हैं वो, उनकी भी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। तो सभी को ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन होती है, उसमें वसा होती है या जिसको हम लोग बोलते हैं फैट बोलते हैं। उसके बाद कुछ विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, जो मिनरल्स होते हैं आपके। तो ये बेसिकली चीजें होती है जो हमारे खाने में होती हैं। अब देखिए, भोजन से मिलता क्या है। तो भोजन से एक तो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मतलब कि एनर्जी। और क्या मिलते हैं, कई कच्चे कायिक पदार्थ। कायिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कायिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अपने टाइम में कोशिश करता था कि भाई मुझे पता होनी चाहिए कि कायिक का मतलब ऑर्गेनिक होता है। तो जो भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है और कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो इनकी आवश्यकता पड़ती है एक तो वृद्धि में। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, जैसे आपने देखा है कि कोई बच्चा होता है, वो छोटा होता है तो उसकी एक ग्रोथ होती है, वो बड़ा एडल्ट हो जाता है। तो इसमें हमें क्या है कि उसको, उसकी वृद्धि हुई और इस वृद्धि के लिए हमें फूड चाहिए ही चाहिए। और क्या होता है, और चाहिए होती है ऊतकों की मरम्मत के काम आता है। अब ऊतक का मतलब होता है टिश्यू। जो इंग्लिश में टिश्यू होता है उसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो अगर किसी की भी ऑर्गेनिज्म की वृद्धि और ऊतक के लिए हमें ये जो एनर्जी भी चाहिए और हमें जो ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं, कच्चे कायिक पदार्थ भी चाहिए। अच्छा, जो जल हम लोग ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई उपापचयी का मतलब क्या होता है। तो उपापचयी का मतलब होता है आपका कि आपकी जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं, मतलब हिंदी में अगर उपापचयी है तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो वाटर होता है, जो जल होता है, आप जब केमिस्ट्री में भी देखेंगे कि हम और हमारे अंदर जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें काफी सारी रिएक्शंस में हमें जल चाहिए ही होता है। तो जल के बिना ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो नहीं हो सकती। तो ये जो जल है उसका एक काम तो हो गया कि भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है, और एक काम क्या हो गया कि जो हमारी शरीर होता है, हमारे शरीर के निर्जलीकरण को भी ये रोकता है। निर्जलीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। अब हमारा जो शरीर है भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। हमारे, देखो, जैव रसायन का मतलब होता है बायोमोलिक्यूल। तो जो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, सॉरी, हमारे जो भोजन में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो जिस तरीके से आप जो खाना खाते हो ना, उसमें जो बायोमोलिक्यूल होते हैं, जो जैव रसायन होते हैं, उनको उसी रूप में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए ही जरूरत पड़ती है पाचन तंत्र की। तो अतः पाचन तंत्र छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो जो आपने खाना खाया, जो आपने भोजन किया, उसमें थे आपके पास जैव रसायन, मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स। और ये बायोमोलिक्यूल इतने लार्ज होते हैं कि इनको हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो, जो डाइजेशन की एक प्रक्रिया है उसके द्वारा, ये जो बड़े बड़े जो आपके जो, सपोज करो ये बड़ा सा बायोमोलिक्यूल है, तो वो इसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देगी जिसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अगर हम एक देशी भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। तो अगर कभी आपका 11 इंटर का अगर वाइवा होता है और उसमें पूछे, कोई एग्जामिनर पूछे कि भी पाचन क्या होता है, तो पाचन की जो परिभाषा है वो यही है कि जटिल पोषक पदार्थों को
अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। आप बोलिएगा कि सर एक्चुअली हमारे जो भोजन के अंदर जो जैव रसायन होते हैं, जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, उनको हमारा शरीर ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उनको अवशोषित नहीं किया जा सकता है। तो पाचन क्रिया द्वारा उनको छोटे सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिसको आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा जो संपन्न करता है। तो ये एक बेसिक बेसिक आइडिया हो गया कि भाई आपका पाचन तंत्र काम क्या करता है। अब आपको मेन है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका जो पूरा जो पाचन तंत्र है उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, पहले एक होता है आपका मुख गुहा, ये होगी मुख गुहा हो गई। मुख गुहा के बाद जो सेकंड चीज होती है, ये होता है मुख। तो मुख हो गया, मुख को जो जो कि आप जानते हैं मुख को क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। और मुख गुहा को बोलते हैं, आप क्या बोलोगे, ओरल कैविटी। उसके बाद यहाँ एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक है, कर्णपूर्व ग्रंथि बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे ये एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी मतलब ये ओरोफेरिंग्स होगी। उसके बाद यहाँ पे ग्रसिका होती है, ग्रसिका को हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो भी खाना आता है वो मुख से आता है और मुख गुहा में जाता है, फिर ओरोफेरिंग्स से होता हुआ यहाँ ग्रसनी से होता हुआ वो अमाशय में आ जाता है। अमाशय मतलब कि स्टमक। अब अमाशय के बाद क्या होता है, ये ऊपर की तरफ होता है यकृत, यकृत जो कि लीवर होता है, और ये होता है पित्ताशय। पित्ताशय मतलब जिसके अंदर पित्त होता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गॉल ब्लैडर, और यकृत को बोलते हैं लीवर। उसके बाद खाना जो है ये अमाशय में आ गया स्टमक में। उसके बाद आता है ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम को बोलते हैं हिंदी में ग्रहणी, ये ग्रहणी होती है। ग्रहणी के बाद आता है वो जेजुनम। जेजुनम का मतलब होता है अग्र शुद्रांत, अग्र शुद्रांत में आता है। उसके बाद ये आता है इलियम, जिसको बोलते हैं शुद्रांत। और शुद्रांत के बाद ये आता है अंधनाल के अंदर, जो कि है ये सीकम। सीकम यहाँ पे हो गई। और यहीं पे एक एक ये स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रमी रूप परिशेषिका। ये क्रमी रूप परिशेषिका होती है यहाँ पे। उसके बाद आपकी बृहदंत्र शुरू हो जाता है, जिसमें ये आरोही होता है, आरोही बृहदंत्र, जिसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। उसके बाद होता है अनुप्रस्थ बृहदंत्र, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद होता है अवरोही बृहदंत्र, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद होता है सिग्मोइड कोलोन, जिसको बोलते हैं सिग्माब बृहदंत्र। उसके बाद होता है मलाशय रेक्टम, और उसके बाद होता है एनस। ये होगी आपकी। तो इसको हम लोग एक बार इंग्लिश वाले में भी देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले होती है आपकी होगी ओरल कैविटी। ठीक है, सबसे पहले होगी आपकी ओरल कैविटी। ओरल, ये माउथ हुआ, माउथ ओपन हुआ ओरल कैविटी के अंदर। ओरल कैविटी में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, वहीं से जो ओरल कैविटी जो आती है वो खुलती है फेरिंग्स के अंदर। उसके बाद फेरिंग्स नीचे जाता है, ये खुलता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस फिर खुलती है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर ये स्टमक खुलता है एक नली, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसका एक पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम के अंदर। ये ड्यूडेनम में हो गया, ड्यूडेनम। और यहीं पे एक जो ये कर्व है, यहाँ एक आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। ये यहाँ पे स्टमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज। अब ड्यूडेनम के बाद जो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका नेक्स्ट पार्ट होता है जेजुनम, सेकंड पार्ट। और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो कभी कोई पूछे कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब ये जो इलियम है ये खुलती है सीकम के अंदर। जो सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और सीकम के नीचे की तरफ ही ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो हमने वहां पे देखा था, क्रमी रूप परिशेषिका। उसके बाद कोलोन आ जाती है। पहले असेंडिंग कोलोन होती है, फिर ट्रांसवर्स। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ने वाली, ये असेंडिंग। फिर ये ट्रांसवर्स मतलब ये ट्रांसवर्स कोलोन, और नीचे की तरफ आने वाली डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये सिग्मोइड। देखो मेडिकल साइंस में जब कोई भी एस जैसा दिखे ना, उसको सिग्मोइड बोलते हैं। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर भी एस जैसा है, तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। उसके नीचे रेक्टम और बाद में एनस। तो ये एक आपको आपके पाचन तंत्र का जो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो अब देखते हैं पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो कभी भी कोई एग्जाम में पूछे कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है किस चीज से मिलकर बना होता है, तो उसमें एक तो आहार नाल होती है। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल। बट केवल आहार नाल ही नहीं होती, उसके साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं, जिनसे मिलके ये आपका पाचन तंत्र बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आहार नाल। तो आहार नाल वैसे मैंने आपको डायग्राम में बता दी थी।
तो आहार नाल जो होती है वो अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित द्वारा बाहर की ओर खुलती है। तो हमने जो डायग्राम में देखा था कि मुख से वो शुरू होती है और फिर पूरा ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उससे करते हुए वो गूदा द्वार द्वारा बाद में खत्म होती है। तो माउथ से लेके जो एनस तक का एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमने देखा, इसी को बोलते हैं आहार नाल। अब मुख, मुख गुहा में खुलता है। मैंने बोला था मुख जो है मुख गुहा के अंदर खुलता है। मुख मतलब माउथ और मुख गुहा मतलब ओरल कैविटी। अब जो ओरल कैविटी जो होती है, जो मुख गुहा होती है, उसमें कई सारे दांत होते हैं और एक पेशीय जीवा होती है। जीवा का मतलब टंग, और टंग कैसी होती है? पेशीय। पेशीय का मतलब मसल से मिलके बनी होती है। जो पेशियां होती हैं उनको मसल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रत्येक दांत जो होता है वो जबड़े में एक सांचे एक वो जबड़ा जो होता है ना आपका, जो बोन्स होती हैं, जो सॉकेट्स होते हैं, वो एक सांचे की तरह रहते हैं जिनमें ये दांत जो है एकदम दबा रहता है। और इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। तो कभी कोई एग्जामिनर बोले कि भाई थीकोडोंट डेंटिशन का मतलब क्या होता है, तो बोला सर थीकोडोंट डेंटिशन जो होता है हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी पाया जाता है। और इसमें जो आपका एक टूथ होता है ना, वो जो बोन होती है उसके अंदर एक सॉकेट होता है जिसमें फिट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ये आपके टीथ हैं इसमें, और इसकी जो बोन है, ये ऊपर वाली बोन को बोलते हैं मैक्सिला और नीचे वाली बोन को बोलते हैं मैंडिबल। ऊपर मैक्सिला और नीचे मैंडिबल। तो जो मैक्सिला जो बोन है उसमें सॉकेट्स बने होते हैं, इन सॉकेट्स के अंदर ये फिट होता है। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं अच्छे से। ये देखो, ये यहाँ पे ये टीथ हो गए इसके, और टीथ ना इन सॉकेट्स में, बोन के अंदर बने हुए सॉकेट्स होते हैं, इनकी रूट्स जो है ना इन सॉकेट में फिट रहती हैं, इस तरीके से एम्बेडेड रहती हैं, घुसी रहती हैं। तो ऊपर वाली जो बोन है उसको बोलते हैं मैक्सिला और नीचे वाली होती है मैंडिबल। तो इन बोन्स के अंदर सॉकेट्स होते हैं जिनमें कि टूथ जो होता है ना घुसा रहता है। इस एक और डायग्राम में देखते हैं। जैसे ये देखो, ये आपके टूथ हैं, ये टूथ के अंदर ये पार्ट होता है, क्राउन होता है, नीचे रूट होती है, और ये बोन है। तो बोन के अंदर ये सॉकेट्स हैं, एक गड्ढे टाइप के सॉकेट्स होते हैं जिनमें रूट धसी रहती हैं। तो इसी टाइप के जो डेंटिशन को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन, मतलब कि गर्द दंती डेंटिशन। तो ये पता होना चाहिए कि जो मानव होता है उसके अंदर गर्द दंती गर्द दंती डेंटिशन होता है। मनुष्य सहित अधिकांश जो स्तनधारी हैं, ये जो स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं। पहला जो है वो आते हैं अस्थाई दांत। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होता है उसके अस्थाई दांत आते हैं, और उसके जिनको आप दूध के दांत भी बोलते हैं। और जो वयस्क जो होते हैं, वयस्कों में जो स्थायी दांत होते हैं वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो सॉरी, जो जो वयस्कों के अंदर अस्थाई दांत जो होते हैं वो निकल जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, और उसके बाद स्थायी दांत आ जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है कि पहले टेम्पोररी टीथ होते हैं जिनको अस्थायी दांत या दूध के दांत बोलते हैं, और टेम्पोररी टीथ के बाद फिर आते हैं परमानेंट टीथ। तो जिस भी, और जो स्तनधारी, और भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी का मतलब क्या होता है? मैमल्स। ये बात पता होनी चाहिए कि स्तनधारी का इंग्लिश होता है मैमल्स। तो यही अब इसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखनी होती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, कि स्तनधारी का मतलब पता होना चाहिए कि उसको हम लोग बोलते हैं मैमल्स। तो जो स्तनधारी जो होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनमें दो तरीके के दांत आते हैं, पहले टेम्पोररी फिर परमानेंट। और इस टाइप का जो ये जो व्यवस्था होती है, दो तरीके के जो दांत आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्विबार दंती। तो ये बात भी पूछी जा सकती है कि भाई द्विबार दंती का मतलब क्या होता है। तो द्विबार दंती का मतलब होता है कि किसी भी जो स्तनधारी है या मनुष्य के अंदर दो जो द्विबार दंती जो होता है, इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है जिसमें अस्थायी दांत पहले आते हैं और उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिए, ये एक दांत का स्ट्रक्चर है, टीथ का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखो, जो आपको जो बाहर जो हिस्सा दिखता है ना टीथ का व्हाइट वाला, उसको लोग हम लोग बोलते हैं इनेमल। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर होता है। इनेमल को अगर हटा दें तो उसके अंदर एक ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं डेंटाइन। इनेमल के नीचे डेंटाइन, और डेंटाइन के नीचे जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पल्प। और इसके अंदर जो कैविटी रहती है उसको बोलते हैं पल्प कैविटी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो कोई पूछे कि भाई दांतों के अंदर जो ब्लड वेसल है कहाँ होती है, तो पल्प कैविटी के अंदर होती हैं। अब दांत कहाँ रहता है? गम्स के आसपास, गम्स के साथ लगा रहता है, गम्स को जिंजीवा बोलते हैं। और गम्स को दांत से जो चीज चिपकाती है उसको बोलते हैं सीमेंटम। जैसे कि हम दो ईंटों को सीमेंट से जोड़ते हैं, ऐसे ही दांतों को जबड़े से जोड़ने के लिए सीमेंटम होती है एक लिगामेंट यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं पेरीओडोंटल लिगामेंट। तो बात पता होनी चाहिए, पेरीओडोंटल लिगामेंट टीथ के अंदर मिलता है, और यहाँ से ये इसकी नर्व्स होती हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है दांत का जो पता होना चाहिए। ये भी एक डायग्राम है। तो दांत के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। पहला ऊपर का क्राउन,
क्राउन जो होता है आपको दिखता है व्हाइट वाला। नीचे रूट, रूट जो होती है वो बोन के अंदर, जॉ बोन के अंदर धसी रहती है। इसी को बोलते हैं कि सॉकेट में जो रूट है इसी को बोलते हैं थीकोडॉन डेंटिशन। ये जो सॉकेट के अंदर जो रूट ये धसी हुई है इसी को बोलते हैं थीकोडॉन्ट डेंटिशन। और क्राउन और रूट के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेक। तो तीन, क्राउन, नेक एंड रूट, ये तीन पार्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, तो जो वयस्क मनुष्य को होता, जो मनुष्य होता है उसमें 32 स्थायी दांत होते हैं। ये बात आपको सभी को पता होगी कि हमारा जो मनुष्य होता है उसके अंदर 32 स्थायी दांत होते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार क्या होते हैं? पहला होता है इंसाइजर, इंसाइजर को हिंदी में बोलते हैं कृतंक। दूसरा होता है कैनाइन, कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनख। उसके बाद होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्र चर्ण चर्वणक। और उसके बाद होते हैं चर्वणक जिसको बोलते हैं मोलर। तो ये तो हिंदी में मैंने भी नहीं याद किए थे, मैंने इंग्लिश में याद किए थे। इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और बाद में मोलर। और कोई भी हिंदी का टीचर आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप ये हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि सबकी आदत इंग्लिश की पढ़ चुकी होती है, तो इसको आपको इंग्लिश में याद रखना चाहिए। अब हमारा एक होता है दंत सूत्र, एक होता है दंत सूत्र जिसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो मनुष्य का जो डेंटल फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए 2 1 2 3, नीचे भी 2 1 2 3। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो दंत फॉर्मूला है ना, ये आप ऊपर का जॉ लो या नीचे का जॉ लो और उसको आधे हिस्से में डिवाइड कर दो इस तरीके से। तो जो आधा हिस्सा बचा उसमें क्या है आप देख रहे हो, ये 2 इंसाइजर हैं, एक कैनाइन है, उसके बाद आप देख रहे हो ये 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर हैं। तो यही फॉर्मूला आता है 2 1 2 3। मतलब एक जबड़े के आधे हिस्से में 2 होते हैं इंसाइजर, एक होता है कैनाइन, 2 होते हैं प्रीमोलर और 3 होते हैं मोलर। तो ये ऊपर का हाफ हो गया, फिर नीचे का हाफ हो गया, सेम 2 1 2 3। अगर आप ऊपर के हाफ को 2 से गुणा करोगे, नीचे के हाफ को 2 से गुणा करोगे, तो टोटल निकल के आएगा आपको, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 16। मतलब दोनों जबड़ों में 16 + 16 32 टीथ होते हैं। तो यही बात ये बताना चाह रहे हैं, यही हमारा दंत फॉर्मूला होता है। तो दंत फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अगर दंत फॉर्मूला में जितना भी लिखा हुआ है उस सबको अगर जोड़ दोगे, ऊपर जोड़ दो, तो ऊपर बनता है 2 1 3, 3 और 2 5 और 6 7 8, 8 ऊपर और 8 नीचे। 8 और 8 को जोड़ दो 16 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32। मतलब दंत फॉर्मूला में जितने भी टीथ हैं टोटल, उनको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आपको मिल जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, सिंपल है ये। अच्छा, नेक्स्ट है कि इनेमल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। मैंने बोला था कि इनेमल जो होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा, जो व्हाइट वाला हिस्सा जो आपको दिखता है, उसको इनेमल बोलते हैं। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये हेल्प करता है कि तभी हम किसी भी खाने को आसानी से चबा पाते हैं। जीवा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है। तो मैंने पहले बोला था जीवा जो होती है कैसी होती है, मस्कुलर होती है। अब ये फ्रेनुलम क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो फ्रेनुलम भी बताना चाह रहे हैं ना, तो देखो ये जीवा का डायग्राम है, ये आपकी जीवा है, टंग है, और ये ओरल कैविटी के अंदर होती है, और ओरल कैविटी से एक स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं फ्रेनुलम। मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये है फ्रेनुलम, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। तो कोई भी पूछे कि भाई फ्रेनुलम क्या होता है, तो फ्रेनुलम वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा जो जीवा जो है, जो मुख गुहा के आधार से जुड़ी रहती है। जीवा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिप्पल या पेपिला होते हैं, जिनमें कुछ पर स्वाद कलिकाएं भी होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक होता है पेपिला, पेपिला जो होता है ना टंग के ऊपर होते हैं, और इन्हीं पेपिला की हेल्प से ना यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप लोग खाने का स्वाद पहचान पाते हो। तो ये एक टंग का डायग्राम है। तो टंग के डायग्राम पे आप खुद भी जब शीशे में देखोगे ना, आपको कुछ कुछ डॉट डॉट टाइप का कुछ कुछ दिखेगा एक, तो इनको बोलते हैं पेपिला। तो ये आप मेडिकल साइंस में आगे जाके पढ़ोगे, फर्स्ट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, कि कितने टाइप के होते हैं। यहाँ एक रफ आइडिया मैं देता हूँ। सबसे आगे की तरफ फंगी फॉर्म पेपुला होते हैं, फिर उसके पीछे फिली फॉर्म पेपिला होते हैं, उसके बाद साइड में फॉलिएट पेपिला होते हैं, और पीछे की तरफ वी शेप में होते हैं सर्कमवेलेट पेपिला। हमारे टाइम में ये एग्जाम में खूब आता था, ये जो वी के टंग में सबसे पीछे जो वी शेप के आकार में कौन से पेपिला अरेंज होते हैं, तो उनको बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिला। तो एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि भाई ये पेपिला क्या है और कहाँ होते हैं। ठीक है। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी का मतलब मैंने एक डायग्राम में बनाया था कि मुख गुहा जो होती है वो एक ग्रसनी में जाके खुलती है। ग्रसनी का मतलब होता है ओरोफेरिंग्स, जो वायु और भोजन दोनों का ही पथ है। अब देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने की उम्मीद है
कि हमारी जो आहार नाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका कौन सा पार्ट है जिसमें से वायु मतलब एयर और भोजन फूड दोनों ही एक साथ जाते हैं। तो उसका आंसर होगा ग्रसनी। ये भूल मत जाना, इसका आंसर ग्रसनी होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इस डायग्राम को आपको, ग्रसनी का। ये जो फेरिंग्स होती है ना, ये फेरिंग्स जो होती है इसी को बोलते हैं ग्रसनी। तो इसमें से जो नाक से आप सांस लोगे वो भी यहीं से जाएगी, और जो खाना खाओगे वो भी यहीं से जाएगा। जो सांस लोगे वो तो यहाँ से लंग्स में चली जाएगी, यहाँ पे लंग होते हैं जो इसने बनाए नहीं है, जो कि ये ट्रैकिया से होते हुए, ठीक है, ये लंग में चला जाएगा। और जो खाना है वो ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ जाएगा। तो ये आपको एक आइडिया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ पे कभी भी पूछा जा सकता है कि ग्रसनी वो पार्ट है जिसमें से वायु और भोजन एक साथ जाते हैं। अब उपास्थि में घाटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। ये उपास्थि में घाटी ढक्कन क्या होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिग्लॉटिस। देखो, अब मैंने आपको बताया कि ग्रसनी में से एयर भी जाती है और खाना भी जाता है। अब भाई इसमें से हमें पता है कि खाना तो जाएगा हमारे स्टमक के अंदर ईसोफेगस से होते हुए, और एयर को जाना है लंग में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एयर जो खाना है वो हमारे लंग्स में चला जाए, क्या पता। तो भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई है कि हमारा जो फूड है ना, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे लंग्स में ना जा पाए। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और हिंदी में बोलते हैं उपास्थि में घाटी ढक्कन। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये होता है हमारा ये ट्रैकिया, ये है यहाँ पे ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया है। यहाँ पे है हमारी फेरिंग्स, यहाँ से खाना आया, यहाँ से खाना आया, यहाँ से खाना आया, और खाने को जाना है ईसोफेगस में। तो उसको ट्रैकिया में जाने से रोकना है, उसके लिए एक ढक्कन होता है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इस डायग्राम में वो नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि जो एपिग्लॉटिस होता है वो जो ट्रैकिया होता है ना, उसका एकदम ऊपर लगा होता है। जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो ये है आपका ईसोफेगस, ये है आपका ईसोफेगस, इसके आगे है आपकी ट्रैकिया, ये ट्रैकिया। तो खाने को ट्रैकिया में जाने से रोकने के लिए एक ढक्कन लगा रहता है यहाँ पे इस तरीके से, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और जब खाना यहाँ पे आता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है और खाने को यहाँ आने से रोकता है। तो पूरा का पूरा खाना ईसोफेगस में चला जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो कभी भी कोई अगर एग्जामिनर पूछता है कि भाई एपिग्लॉटिस क्या होता है, या हिंदी में अगर बोला जाए कि उपास्थि में घाटी ढक्कन क्या होता है, तो बोलना सर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। मतलब खाना ईसोफेगस में जाता है और श्वास नली में नहीं जाता, क्योंकि ये श्वास नली को क्लोज कर देता है। नेक्स्ट है आपका ग्रसिका, जो ईसोफेगस होती है। ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष और मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैली नुमा आमाशय में खुलती है। हमने पहले देख लिया था कि जो ईसोफेगस आती है वो कहाँ खुलती है, स्टमक में आके खुलती है। तो ये ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस को ग्रसिका बोलते हैं, और आमाशय होता है आपका स्टमक, तो आमाशय में आके खुलती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये वो डायग्राम है जो मैं दिखाना चाह रहा था कि ये होती है हमारी लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के नीचे फिर हमारी आती है ट्रैकिया, ओके। तो ये लैरिंग्स जो होती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ये वाला। तो जब भी आप खाना खाते हो तो ये ग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है इस तरीके से। तो ये खाने को लैरिंग्स में आने से और नीचे ट्रैकिया और लंग में जाने से रोकता है। तो यही है वो जो एपिग्लॉटिस वाला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा था, ये वाला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका ये, हाँ, ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय आमाशय ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको तो समझेंगे। देखिए, यहां जहां पे ये ईसोफेगस स्टमक से मिलती है, ये इस जगह पे जहां पे ईसोफेगस स्टमक से मिलती है, जो उनका जंक्शन होता है, वहां पे ईसोफेगस का एक, वहां पे ईसोफेगस के चारों तरफ एक मस्कुलर
ओपनिंग होती है, सॉरी ओपनिंग नहीं होती, मसल्स का एक जाल होता है। अगर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, देखो जैसे ये ईसोफेगस का मुंह है, सपोज करो ये खुला हुआ है, यहीं इसके चारों तरफ मसल्स रहेंगी, मसल्स रहती हैं, रेड कलर में बनाते हैं ये मसल्स। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ना, तो ईसोफेगस का मुंह एकदम बंद हो जाएगा इस तरीके से। ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये ईसोफेगस को क्लोज कर देंगी। मतलब जब ये क्लोज हो जाएगा तो हमारी जो ईसोफेगस है उससे खाना स्टमक में नहीं आ पाएगा, और जब खाने को आना होगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा और इस तरीके से माउथ खुल जाएगा और वो खाना नीचे आ जाएगा। तो यही बात वो उसमें बताना चाह रहा है कि जो ईसोफेगस है उसका अमाशय में जो खुलना होता है नियंत्रित होता है किसके द्वारा, एक पेशीय अवरोधनी द्वारा। तो अगर कोई एग्जामिनर बोलता है कि बेटा अगर ईसोफेगस से या ग्रसिका से अगर अमाशय में खाना क्या अपने आप चला जाता है, तो आपको बोलना सर अपने आप नहीं जाता, वह वो कंट्रोल्ड रहता है, वहां पे एक वाल्व जैसा एक मस्कुलर वाल्व होता है जो उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है अमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे उसका डायग्राम आपको दिखाएंगे कि वो जो अमाशय होता है वो बाएं तरफ होता है, दाएं तरफ नहीं होता, हमारी जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर। अब देखते हैं कि अमाशय के पार्ट क्या है। तो अमाशय को ना बेसिकली 3 भागों में ना विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है जठरागम, जठरागम भाग होता है जिसमें ग्रसिका खुलती है। तो कभी कोई पूछे कि ग्रसिका स्टमक के या अमाशय के कौन से भाग में खुलती है, तो वो जठरागम भाग में खुलती है। उसके बाद एक मेन एरिया होता है जिसको बोलते हैं फंडिस, फंडिस क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद होता है काय, काय जो होता है मुख्य क्षेत्र होता है। और उसके बाद आखिरी में होता है जठर निर्गमी, जो एक छोटी आंत में जाके खुलता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं, एक है जठरागम भाग और एक जठर निर्गमी। तो जो जठरागम भाग होता है उसमें क्या खुलती है, उसमें आके ग्रसिका खुलती है, और जो जठर निर्गमी भाग होता है वो छोटी आंत में जाके खुलता है। तो इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये तो ये आपका डायग्राम है। तो ये ईसोफेगस हो गई, ये कार्डियक पार्ट हो गया, ये कार्डियक पार्ट हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम जठरागम भाग। तो ये जठरागम भाग था आपका जिसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। उसके बाद आता है आपका फंडिस, फंडिस पार्ट आता है। उसके बाद बॉडी, बॉडी जिसको काय बोलते हैं। और ये है पाइलोरिक एंट्रम, जो पाइलोरिक एंट्रम का ही दूसरा नाम था जठर निर्गमी। तो ये एक बेसिक डायग्राम आपको, अब ये मैंने ना इंग्लिश में भी याद कर लिया था। इंग्लिश में याद करना थोड़ा मुझे उस टाइम भी आसान लगता था कि ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस आके खुलती है कार्डियक भाग में, ये कार्डियक, इसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक पार्ट होता है स्टमक का। उसके बाद ऊपर की तरफ फंडस पार्ट होता है, फिर ये बॉडी होती है बड़ी सी। उसके बाद होता है पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम होता है। और पाइलोरिक एंट्रम के बाद ये पाइलोरस होता है, छोटा सा हिस्सा जो कि ड्यूडेनम, ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जाके खुल जाता है। आपको एक और चीज बता दूं, ये कर्वेचर जो है ना, ये वाला बड़ा वाला इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और इधर नीचे वाले को बोलते हैं लेसर कर्वेचर। तो स्टमक के अंदर दो कर्वेचर होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। तो ये स्टमक का डायग्राम जो है ये फर्स्ट एमबीबीएस में भी बहुत काम आएगा। तो बेसिकली एक बार फिर से रिवाइज कर लो। देखो इसोफेगस जो होती है वो स्टमक में खुलती है। स्टमक के किस पार्ट में खुलती है? कार्डियक पार्ट में। स्टमक के अंदर भी कार्डियक पार्ट होता है। कार्डियक हम लोग हार्ट को भी बोलते हैं, बट कार्डियक पार्ट जो होता है स्टमक के अंदर भी होता है। दूसरा स्टमक का पार्ट होता है फंडस, तीसरा होता है बॉडी, चौथा होता है पाइलोरिक एंट्रम। और पाइलोरिक एंट्रम पाइलोरस से होता हुआ ड्यूडेनम में जाके खुलता है। यहाँ पे एक ग्रेटर कर्वेचर होता है ये वाला, और एक लेसर कर्वेचर होता है। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से हिंदी मीडियम के बच्चे को अपनी किताब पढ़नी चाहिए, और बीच बीच में थोड़े से इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना उसको पता होने चाहिए। इससे उसको क्या है कि आगे एमबीबीएस करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।